आज हम आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी, ओरिएंटलिज्म एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। पहले समझने की कोशिश करेंगे ओरिएंटलिज्म क्या है। ओरिएंटलिज्म एक थ्योरी है, पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स है। और जब पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स की बात हम करते हैं, ओरिएंटलिज्म या एडवर्ड सैड, उसको कुछ लोग सैड कहते हैं, कुछ लोग सैड कहते हैं, जो भी है, एडवर्ड सैड की कंट्रीब्यूशन स्पेशली ओरिएंटलिज्म बहुत ही बड़ा है। और पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्सेस शायद एडवर्ड सैड की नज़रिए से या फिर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवर्ड सैड इट स्टार्टेड। So let's delve into discuss Edward Said's Orientalism and Joseph Conrad Heart of Darkness। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लोर हाउ ओरिएंटलिज्म क्रिटिक colonial representation in literature। So when we talk about post-colonialism or Orientalism, both are trying to criticize colonial representation in literature in other parts of life as well. Key question: how does Conrad's novella both challenge and reinforce Orientalist views? पहले नोवेला हमको पता है, जो नोवेल से थोड़ा छोटा है, नोवेल जैसा है बट नोवेल से थोड़ा छोटा है, उसको हम नोवेला कहते हैं। और जोसेफ कॉनराड जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ उनका व्यू रहा है। इंग्लैंड की जो पर्सपेक्टिव है पावर को लेकर के, पावर डायनामिक्स को लेकर के, थोड़ा बहुत उनका जोसेफ कॉनराड जो है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की समर्थक थे, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन उनका जो राइटिंग है, खास करके हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो क्रिटिसाइज होता आ रहा है, चाहे चिनुआ अचेबे हो या फिर अदर ब्लैक राइटर्स, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, फेमिनिस्ट राइटर्स और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स उसको क्रिटिक करते आए हैं। सो इसीलिए दो बात यहाँ लिखा गया है, एक है चैलेंज कर रहे हैं और री-इन्फोर्स, अगेन वो कॉलोनियलिज्म को री-इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल है, हम देखेंगे। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी रेलेवेंस हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग पावर, रिप्रेजेंटेशन एंड इम्पेरियलिज्म। अंडरस्टैंडिंग पावर डायनामिक्स, ये हम देखेंगे। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, जैसे कि मैंने कहा, ओरिएंटलिज्म पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम समझने की अभी कोशिश करेंगे। यहाँ है व्हाट इज ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म ऐसे हम समझ सकते हैं, ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म लोकल लैंग्वेज, लोकल एस्थेटिक्स, लोकल लिटरेचर, ऐसे हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। वेस्टर्न फ्रेमवर्क डिपिक्टिंग द ओरिएंट, ईस्ट अफ्रीका आज एक्सोटिक, इन्फीरियर, स्टेटिक अदर वर्सेस रेशनल वेस्ट। इसका मतलब ये ऐसे डिफाइन करता है, ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करता है फर्स्ट, और वेस्ट जो है सुपीरियर है, ईस्ट जो है वो इन्फीरियर है। और ईस्ट जो है वो क्या है? स्टेटिक है, बदलता नहीं है, वो पुराना है, अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज है, और एक्सोटिक भी है। और वेस्ट हर वक्त ईस्ट को या फिर अफ्रीका को मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, इस तरह का एक परिभाषा या सोच रखते हैं। और ओरिएंटलिज्म उसको काउंटर करता है, खास करके एडवर्ड सैड वो काउंटर करते हैं। और ये जो वर्ड कॉइन्ड बाय एडवर्ड सैड इन ओरिएंटलिज्म इन द सेंस, ओरिएंटलिज्म एक वर्ड भी है, ओरिएंटलिज्म एक टेक्स्ट भी है। एडवर्ड सैड का एक फेमस वर्क ओरिएंटलिज्म जो पब्लिश हुआ था 1978 है, इसी किताब में ही ये वर्ड को एडवर्ड सैड ने कॉइन किया, लिखा वो टर्म को।
सो अब देखेंगे स्कॉलरली स्टडीज बायस बाय इंपीरियलिज्म, एक डायमेंशन है उसका। दूसरा क्या है, इमेजिनेटिव कल्चरल आर्टिस्टिक डिपिक्शन लिटरेचर। सेकंड, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जस्टिफाइंग डोमिनेशन। तो एक है इंपीरियलिज्म, बायस है, बायस में इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब सुपर पावर, सुपर पावर इन द सेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज यूरोप, इंग्लैंड, वाइट पीपल, राइट। सो देखेंगे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइनरी ऑफ ऑक्सीडेंट। मैंने जो कहा था ऑक्सीडेंट सुपीरियर सेल्फ, ऑक्सीडेंट मतलब ऐसे समझते हैं, ऑक्सीडेंट यहाँ इंग्लैंड हो सकता है, इंग्लैंड को हम ऑक्सीडेंट या फिर वाइट हम कह सकते हैं। वाइट इन द सेंस नॉट कलर, वाइट इन द सेंस वाइट मैन, हाँ वाइट मैन ऐसे हो सकता है। क्या है वाइट, वो सुपीरियर है और सेल्फ सुपीरियर है, ऑक्सीडेंट है। और वर्सेस ओरिएंट इन्फीरियर ऑर्डर, फर्स्ट इन्फीरियर है, काला है, और अनसिविलाइज्ड है, ऑर्डर है। जैसे कि एक थ्योरी है ऑर्डराइजेशन, राइट। सो ये बात है। टाइड टू पावर एंड कॉलोनियलिज्म, टाइड टू पावर, टाइड मतलब बंद कर रखता है, कोशिश करता है, कहा पावर और कॉलोनियलिज्म। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। हम किताब के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा एडवर्ड सैड की जो ये किताब है, ये लिटरेचर की ही किताब है, लेकिन एक ये ओरिएंटलिज्म एक थ्योरी है, राइट। ओरिएंटलिज्म एक थ्योरी है। एंड जोसेफ कॉनराड की जो किताब है वो एक नोवेला है, राइट। नोवेला के अंदर डिस्कशन है, बट वो एक नोवेला है, उसमें प्लॉट है, कैरेक्टर्स है। लेकिन यहाँ ओरिएंटलिज्म एक थ्योरी है, देख लेते हैं क्या है। डिस्कोर्स एंड पावर, इंस्पायर्ड बाई फूको, माइकल फूको, मिशेल फूको कहते हैं या माइकल फूको कहते हैं, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, जिसने नॉलेज के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पावर के बारे में, डिस्कोर्स के बारे में कहा। उनके द्वारा वो इन्फ्लुएंस्ड हुए। क्या नॉलेज अबाउट ईस्ट एनेबल्स वेस्टर्न कंट्रोल, मतलब नॉलेज कंट्रोल करेगा किसको, वेस्टर्न को कौन करेगा, ईस्ट करेगा, ईस्ट मतलब इंग्लैंड करेगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे स्टेरियोटाइप्स, ईस्ट आज टाइमलेस, टाइमलेस इन द सेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम ये कह सकते हैं वो बहुत बड़ा है, उनको एक जगह में हम सीमित नहीं कर सकते हैं, वो बहुत मतलब प्रोग्रेसिव है। और जैसे कहते हैं ना, शेक्सपियर्स वर्क इज टाइमलेस, ऐसे टाइमलेस इन द सेंस ही कैनॉट बी फिक्स टू वन जॉनरा और वन पर्टिकुलर टाइम। डेस्पोटिक, सेंशुअल, वेस्ट आज प्रोग्रेसिव, मोरल। देन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टोरिकल रूट्स फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट लाइक एस्केलस टू मॉडर्न, किपलिंग एंड फ्लावर्ट, हम ये पढ़े हैं, डिस्कशन भी करेंगे ज़्यादा। क्रिटिक क्या है, जस्टिफाइज इंटरवेंशन, ईस्ट सीन एज अनेबल टू सेल्फ रिप्रेजेंट, वो जस्टिफाई कर रहा है कि ईस्ट जो है, ईस्ट क्या है, यहाँ अफ्रीका हो सकता है और ईस्ट इंडिया भी हो सकता है, राइट। ईस्ट बांग्लादेश भी हो सकता है, ईस्ट दूसरे देश भी हो सकते हैं। ऑनरेबल टू सेल्फ रिप्रेजेंट, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर सेल्फ एजुकेशन, वो सेल्फ एजुकेशन दे नहीं सकते हैं। इस तरह की एक सोच वहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Revolutionized postmillennial studies, critics note oversimplification but praise exposure of bias. जो exposure of bias को क्रिटिक ने नोट किए, ओवरसिम्प्लिफिकेशन बट प्रेज किए हैं एक्सपोजर ऑफ बायस को। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन इन कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। ये भी एक किताब है, किसका किताब है, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। ये जो किताब है ये भी
एडवर्ड सेड का किताब है, वो 1993 में पब्लिश हुआ। इसमें भी वही बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्लाइज ओरिएंटलिज्म टू लिटरेचर लाइक हार्ट ऑफ डार्कनेस। ओरिएंटलिज्म को हार्ट ऑफ डार्कनेस के साथ वो कनेक्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रप्टल रीडिंग एनालाइजेस टेक्स्ट इन imperial context reveals hidden colonial narratives। जो हिडन एजेंडा है या फिर हिडन कॉलोनियल नैरेटिव्स है, उसको वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। एम्बिवलेंस नॉवेल्स क्रिटिक एम्पायर बट रिमेन एम्बेडेड इन इट्स डिस्कोर्स। इन द सेंस जो नॉवेल है या फिर नोवेला है वो क्रिटिक भी कर रहा है एम्पायर को, बट रिमेन एम्बेडेड इन इट्स डिस्कोर्स, और सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और एक समरी उसको देखने की कोशिश करें, समरी ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनराड ने इसको लिखा, जिसको ऑथर है। कंगो जो है एक देश है, कंगो की जो एक्सपीरियंसेस को लेकर के लिखा है। जो मार्लो है इसका कैरेक्टर्स है, जो थीम्स बोट में जर्नी कर रहा है, और वो प्रोटैगनिस्ट है मार्लो। वो मार्लो नहीं है जो क्या बोल सकते हैं कॉन्टेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर, वो नहीं है। यहाँ मार्लो अलग है, वो नैरेटिव है, सॉरी नैरेटर है, और प्रोटैगनिस्ट दो है। हम कह सकते हैं चीफ नैरेटर, क्योंकि किताब में दो नैरेटर्स हैं। हाँ, एक चीफ नैरेटर कह सकते हैं, नैरेटर भी है, और सेंट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं, और प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। जर्नी कहाँ? कांगो रिवर फॉर बेल्जियन इवोरी कंपनी, एक कंपनी के लिए वो जर्नी कर रहे हैं। और क्या है? विटनेस ब्रुटैलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, चेन लेबर्स, इनएफिशिएंट कॉलोनाइजर्स। देखो ये बात है, कॉलोनाइजर्स कौन है, कॉलोनाइज्ड कौन है, हमको पता है। तो एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं, चेन लेबर्स, इनएफिशिएंट कॉलोनाइजर्स, और सेंट्रल फिगर जो है कुछ है, वो एजेंट है, गॉड लाइक, लोकल, बाई वायलेंट। इसका क्लाइमैक्स जो डेथ हो जाता है उनका, द हरर जो सिंबलाइज करता है, हम बाद में डिस्कशन करेंगे उसको। उसका थीम को भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। उनका थीम जो है डार्कनेस है, जो डार्कनेस सिंबलाइज करता है क्या है? मोरल करप्शन, हाँ, अननोन, हाँ, सावेजरी, हाँ, ह्यूमैनिटियन कॉलोनियलिज्म, इसको डिपिक्ट करता है। क्रिटिक ऑफ इम्पीरियलिज्म, हाइपोक्रेसी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, एक्सपोजेस ऑब्सर्डिटी एंड वायलेंस, एंड ऑब्सर्डिटी और वायलेंस को एक्सपोज कर रहा है। नैरेटिव स्टाइल ये नेस्टेड है, इम्पर्सनिस्टिक ड्रॉस फ्रॉम रियल 1890 कॉन्गो हॉरर्स जो इंसिडेंट था, इसकी बेस पे है। की इनसाइट कॉलोनियलिज्म करप्ट्स बोथ कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज। जैसे बाकियों को मैंने पहले दोहराया था, कॉलोनाइजर मतलब हम कह सकते हैं ब्रिटिश, और कॉलोनाइज यहाँ कॉन्गो हो सकता है, सॉरी कॉन्गो। और इंडियन पर्सपेक्टिव में भी अगर देखें तो इंडियन भी कॉलोनाइज्ड हो सकते हैं, अगर इस इम्पीरियलिज्म या फिर ओरिएंटलिज्म की पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ना। अभी इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए है, आ रहा है, ये क्या है? अप्लाइंग ओरिएंटलिज्म टू हार्ट ऑफ डार्कनेस। क्या है? डुअल नेचर, क्रिटिक कॉलोनियलिज्म। हार्ट ऑफ डार्कनेस एक तरह से क्रिटिक भी कर रहा है, बट परपेचुएट ओरिएंटलिस्ट स्टेरियोटाइप्स, वो स्टेरियोटाइप्स को भी वो परपेचुएट कर रहा है। दूसरा सेट्स व्यू क्या है? कॉनराड एम्बिवलेंट एंड प्लांट्स डाउट्स अबाउट एम्पायर वाइल रीइंफोर्सिंग वेस्टर्न सुपीरियरिटी। हाँ, वो बहुत अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं। मतलब हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसीलिए हार्ट ऑफ डार्कनेस को चिनो आचेबे ने क्रिटिसाइज़ किया, काउंटर किया, और थिंग्स फॉल अपॉर्ट करके एक टेक्स्ट लिखा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की पर्सपेक्टिव में।
हम ये कह सकते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस वॉज बींग काउंटेड बाई थिंग फॉल्स अपोर्ट बाई चिनुआ अचेबे। रिप्रेजेंटेशन इशू यहाँ क्या दिख रहा है, अफ्रीका आज अदर, हाँ वो अलग है, अदराइजेशन दिख रहा है, एंड प्रीमोडियल वाइडनेस है, मिस्ट्री है, डेंजर है, मतलब वो समझ नहीं सकते, बहुत घटिया काइंड ऑफ, मतलब वो ऐसे दिखा रहा है, ब्लैक है, डार्क है, और डेंजर भी है, और प्रिमिटिव भी है। हाँ, डिह्यूमनाइजेशन अफ्रीकन आज सेवेजेस एंड ब्रूट्स एंड साइलेंस्ड। साइलेंस इन द सेंस, साइलेंस में दो का तरह के होता है, एक कैरेक्टर साइलेंस का किया जाता है कैरेक्टर को, उनको ज़्यादा एजेंसी नहीं दिया जाता है, तो ऐसे हो सकता है। डिस्टोर्टेड क्या है, रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका क्या किया, बैक टू अर्लियर वर्ल्ड, नो जॉय, फुल ऑफ डेथ एंड डिजीजेस, मतलब बैक टू अर्लियर वर्ल्ड मतलब पुराना एंशिएंट टाइम में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, नो जॉय, नो हैप्पीनेस, फुल ऑफ डेथ, डिजीज। हाँ, और क्या सिंबलिज्म, लैंडस्केप करप्ट्स वेस्टर्नर्स, स्पेशल जो कैरेक्टर है। ओरिएंटलिस्ट ट्रूप blames primitive East for Western moral decay। वो ऐसे यहाँ क्रिटिसाइज क्या कर रहे हैं, जो प्रिमिटिव मतलब क्या है, प्रिमिटिव हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेटिव, हाँ इन दिस कॉन्टेक्स्ट नेटिव और एंशिएंट, हाँ, तो ईस्ट फॉर वेस्टर्न मोरल डिके, वो वेस्टर्न की जो मोरल डिके यहाँ दिख रहा है। एग्जाम्पल, डाइंग अफ्रीकास आज ब्लैक shadows, grooves of death, ये यहाँ लिखा जा रहा है। डिह्यूमनाइजेशन ऑफ अफ्रीकान्स, तो कोंगो है, कोंगो तो अफ्रीका का तो पार्ट ही होगा ना। तो पोर्ट्रेल्स क्या, ब्लैक एंड नेक्ड लाइक एंट, ऐसे यहाँ एंट के साथ कंपेयर किया गया है, और ब्लैक बताया गया है, और नेक्ड बताया गया है, एंड रिड्यूस टू बॉडी पार्ट्स। हाँ, जैसे कि यहाँ एक वर्ड है विल ऑफ ब्लैक लिम्स, और एजेंसी को लैक कर दिया, लैक ऑफ एजेंसी, नो मीनिंगफुल डायलॉग, वॉइसलेस, जैसे मैं साइलेंस का यूज़ किया था, वॉइसलेस, फ्रैगमेंटेड। तो तीन चीज़ यहाँ दिखाया गया जो डिह्यूमनाइज करता है किसको, कंगो को और या फिर अफ्रीकन्स को। कॉन्ट्रास्ट क्या है, आइडियलाइज वेस्टर्न वुमेन, जो कुछ है जो वुमेन है उनको थोड़ा आइडियलाइज किया है, हम देखेंगे। यहाँ क्या अगेन देखें अफ्रीकन कल्चर एज प्रिमिटिव एंड करप्टिंग, करप्शन को डिपिक्ट कर रहे हैं। हाँ, और टिरांट को बता रहे हैं, जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, नीड फॉर वेस्टर्न डोमिनेंस ओवर इरेशनल ईस्ट। ऐसे देखो यहाँ एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मतलब एक तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्लैक के बारे में, अफ्रीका के बारे में, कंगो के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एस्थेटिक्स, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो यहाँ कितना रीइंफोर्सेस, इसीलिए कहा गया था वो क्रिटिक कर रहे हैं या फिर रीइंफोर्सेस कर रहे हैं, तो दो हो रहा है, और रीइंफोर्सेस तो ज़्यादा है। क्या है, नीड फॉर वेस्टर्न डोमिनेंस चाहिए। जैसे कि इस नोवेला में हम देखेंगे तो ऐसा एक सिचुएशन है कि अफ्रीका जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड है, और उनको मास्टर की ज़रूरी है, और मास्टर कहाँ से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, ब्रिटिश से आएंगे। तो ये रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म या फिर इम्पीरियलिज्म हो गया। तो ओवर इरेशनल ईस्ट जो ये है, और उसका जो डिबेट है, हाँ, और क्रिटिक और डिबेट है, हम देखेंगे। मैंने जो एक नाम का जिक्र किया था बार बार, चिनुआ अचेबे, वो बहुत बड़ा साहित्यकार है, पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स का उनका राइटिंग बहुत फेमस है। जब हम अफ्रीकन अमेरिकन या फिर ब्लैक लिटरेचर की बात करते हैं, चिनुआ अचेबे आ जाते हैं। कॉल्स नोवेला रेसिस्ट, वो डायरेक्टली उसको अटैक किया, वो उसको रेसिस्ट नोवेल का कह दिया, और रेसिस्ट नोवेला कर दिया। क्यों, फॉर डीह्यूमनाइजिंग अफ्रीकन्स। इस नोवेल में ये डीह्यूमनाइजिंग हुआ है, हाँ, इसीलिए वो उसको क्रिटिक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। डिफेंसेस एक्सपोजेस कॉलोनियल
फ्यूटिलिटी, सेल्फ कॉन्शियस, इम्पीरियल नैरेटिव, राइट। और मॉडर्न व्यू क्या है? एम्बिवेलेंट टेक्स्ट, सबवर्ट्स सम स्टेरियोटाइप बट ट्राई टू ईर्स वाइसेस। मतलब कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा बहुत ठीक है, इस तरह का व्यू पॉइंट आ रहा है। बट हम चिनुआ अचेबे की पर्सपेक्टिव में देखें या फिर ज़्यादा ब्लैक राइटर्स जो है उनके पर्सपेक्टिव